संजय भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा हाथरस न्यूज़ चैनल में। थैंक यू आयोग जी। काफ़ी कुछ हासिल किया आपने आपने एनएसडी से पास आउट होने के बाद काफ़ी कुछ हासिल किया और छोटे शहर में निकलकर मुंबई में अपना अलग मकाम बनाया। कैसा रहा सफ़र? आपको किस तरीके से देखते हैं इस सफ़र को आप? एक्चुअली आदमी की अपनी नेचर के हिसाब से उसको सफ़र लगता है। और यूँ अगर आप दुनियावी दृष्टि से अगर देखेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जिस ज़माने में हम गए थे 90s में, उस समय मुंबई जाना एक बहुत बड़ा सपना होता था। आजकल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय थोड़ा डिफ़िकल्ट था। और लेकिन क्या है कि जब आपका थोड़ा इरादा मजबूत हो तो फिर मैंने ये देखा है कि चीज़ें हो जाती हैं, सज जाती हैं। हाथरस के ऐसे लोग जो आपके फील्ड में आके मतलब फिल्म इंडस्ट्री में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, उनके लिए यही संदेश है कि आप अगर आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, तो फिर भई आप कोशिश कीजिए उसके लिए। और कोई इजी रास्ता मत तलाश कीजिएगा। उसके लिए आप वाकई में मेहनत कीजिएगा और समझ के आप आइए। बस ये है, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। तो आप समझिएगा उसको, और आप क्या चाहते हैं, आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, और आप करिएगा उसको, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित ही सफलता मिलेगी। आने वाले आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? हमारा तो अभी एक प्रोजेक्ट अभी ख़त्म हुआ है, जो कि एक मेजर शो था जी टीवी पे, प्यार का पहला अध्याय, शिव शक्ति। अब 2 3 4 प्रोजेक्ट हैं, लेकिन अब आजकल एक एक्टर की विडंबना ये हो गई है कि एक टाइम पे आप एक ही कर सकते हैं। एक ज़माना था कि जब हम शो करते थे और हमारा एक तरफ तुम्हारी दिशा चल रहा है, दूसरी तरफ झांसी की रानी चल रहा है, तीसरी तरफ गुनाहों का देवता चल रहा है, और हम भाग भाग के 3 3 शिफ्ट में काम किया करते थे। लेकिन अभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरीके के होते हैं कि आपको सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 10 बजे तक एक ही सेट के ऊपर रहना है। तो अब जो भी शो होगा, देखिए यहाँ तो फ़िलहाल तो मैं अभी एक यहाँ ऐड के सिलसिले में आया था। हमारी शूटिंग थी दिल्ली में, नोएडा में। तो अब जो ऊपर वाला करा दे नेक्स्ट, हम बस उसी को पकड़ लेंगे। चॉइस हम करना चाहते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देता हूँ कि इन 2 3 4 प्रोजेक्ट जो हमारे पके हुए हैं, उसमें से जो सबसे ज़्यादा मीठा होगा, ऊपर वाला हमें प्रेजेंट कर देगा, हम उसको ले लेंगे। रियलिटी शोज़ में जो आजकल कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये रियलिटी शोज़ में क्या है कि जिस तरीके का आप लोग देखना चाहते हैं, उस तरीके से वो दिखा रहे हैं आपको। अगर आप नहीं जो देखना चाहेंगे, वो फिर कोई दिखाएगा ही नहीं। लेकिन चूँकि लोगों को, शायद कुछ लोगों को, ये सब लड़ाई झगड़ा, मारपीट, बदतमीज़ी से बात करना, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, और उनको लगता है कि ये सब शायद कुछ रियल है। तो लेकिन रियलिटी शो में अब कुछ रियल जैसा होता नहीं है। कुछ सिचुएशंस होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए की जाती हैं। बिग बॉस में जिस तरीके से फूहड़ता आ गई है और कुछ ऐसे इंटीमेटेड सीन वगैरह भी दिखाने लग गए हैं वो लोग, इस पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? अपनी अपनी पसंद की बात है। मैंने फिर कहा ना कि लोग देखना चाहते हैं। एक एक मार्केट में एक ऐसा तबका भी है जो उस तरीके के कंटेंट को देखना चाहता है। तो जब तक वो तबका रहेगा, और ख़ास तौर से यंगस्टर्स में वो तबका है, तो बिग बॉस जो है वो सबके लिए तो बना नहीं है। वो एक ख़ास एक क्लास को कैटर करते हैं। तो बस वो लोग जब तक पसंद करते रहते हैं, वो चलता रहता है। जब लोग उससे ऊब जाएंगे, या कभी कोई पीआईएल वगैरह हो जाएगी, तो फिर वो रुक जाएगा मामला। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल कई लोग देखा गया है कि अपना करियर बनाने बॉम्बे जाते हैं और वो शिकार हो जाते हैं। जैसे आपने देखा वो राज कुंद्रा वाला जो मैटर था, उल्टी सीधी जो एडल्ट वेब सीरीज़ वगैरह चल रही हैं, उनमें फंस के कहीं रह जाते हैं। ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो इसमें राज कुंद्रा की तो कोई गलती है नहीं, अगर आप बहुत रीज़नेबली सोचें, दिमाग से सोचें तो। जी। हम राज कुंद्रा के पास जा रहे हैं ना, राज कुंद्रा हमारे पास तो नहीं आ रहा है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमको हमको ये बुलाया गया था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई बड़ी फिल्म हो रही है,
और वो धीमे धीमे करके वो गलत चीज़ कराने लग जाते हैं। देखिए, ये सब जो बातें करते हैं ना, कुछ तो बातें बस 50-50% उसको लेके चलिएगा, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि अगर आप एडल्ट हैं, आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि हम जब बम्बई गए थे, हमें भी इस तरीके के ऑफ़र्स हुए थे, लेकिन हमने तो नहीं किया। अब आप ये बोलेंगे कि जी आप तो चलो खैर आदमी थे, ये ज़्यादातर लड़कियों के साथ में होता है, तो लड़कियां भी तो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। आप किस तरीके का पहले स्टोरी नरेशन आपको जब मिलता है, तो उसमें आपको नहीं दिखता है क्या? या और कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, कहीं-कहीं केस में कुछ लोग ऐसा होते हैं, जो कि बदमाश होते हैं, जो कि हर किसी भी फ़ील्ड में हो सकते हैं, वो आपको फँसा सकते हैं और आप हो सकता है उसमें फँस जाएँ, वो चीज़ गलत है। लेकिन ये ज़्यादातर हर बात के लिए सामने वाले को दोष देना, ये जो आदत है ना, ये ठीक नहीं है। इसके लिए दोषी कहीं न कहीं हम भी हैं। हमें ये अपने गिरेबान में झाँकना पड़ेगा कि हम रातों रात फ़ेमस होना चाहते हैं। और मुझे तो ये ताज्जुब होता है, मैं 20 साल से मैंने इंडस्ट्री के बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। इंस्टा के ऊपर मेरे उतने फ़ैन फॉलोअर्स नहीं हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि गाज़ियाबाद के अंदर एक रिक्शे वाला है और वो और उसकी बीवी एक डांस का कोई गंदा सा वीडियो डालते हैं, और बिहार में भी एक है, राजस्थान में भी एक है, और उनके फॉलोअर्स करोड़ों, माइकल जैक्सन के जितने फॉलोअर्स थे उनके उतने फॉलोअर्स हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये हमें अपने गिरेबान में झाँकना पड़ेगा। तो ये उससे कुछ नहीं होता है। आज की डेट में अमिताभ बच्चन से ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं वो रानो मंडल के थे, वो जो अचानक गाना गाने के लिए आई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस उतने व्यक्तित्व की धनी हो जाए या वो हो जाए। तो ये फॉलोअर्स, ये वो सब, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया का, और ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो कि क्लिक करके बढ़ाया जाता है, वो सब किया जाता है। तो जो लोग इस पे विश्वास करते हैं वो इसके लपेटे में आते हैं, और मेरे मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो इसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते, इसके लपेटे में कभी आते ही नहीं हैं। तो ये अपने अपने चाल और चरित्र की बात है कि आप जैसा हैं तो वैसे ही आपको कुछ सोशल मीडिया पे भी लोग मिल जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा हाथों से बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू संजय भैया।